अस्सलाम वालेकुम फॉलोवर्स, आप देख रहे हैं ट्री वर्ल्ड नॉवेल्स। काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आजकल जो नावल है वो जिनसात पर बेस्ड है, तो चले नॉवल की तरफ। तैमूर अपने बाप और छोटे बाबा के साथ बैठा हुआ था। इस वक्त ये लोग अनाबिया की बारात की तैयारियों पर बहस कर रहे थे। बाबा, क्या वो सच में इसे वापस तो ले आएगा? मुझे ऐसा लगता है वो इसे नहीं आने देगा। बाबा, आप इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं? आपको नहीं मालूम कि वो कहाँ है? उसका कोई नामो निशान नहीं है इस दुनिया में। यहाँ इसका महल है जहाँ वो कभी कभी आता है। आपने क्यों इसका निकाह बचपन में क्यों किया? क्या आप नहीं जानते थे कि वो किस कबीले से ताल्लुक रखता है? आपको ये बात मालूम थी कि जब वो आपकी बेटी को ले जाएगा तो दोबारा वापस नहीं लाएगा? हम क्या कर सकते थे? जब से वो पैदा हुई थी उसकी किस्मत उसी के साथ जुड़ी हुई थी। तुम जानते हो जिस दिन वो पैदा हुई वो अस्पताल में तुम्हारी वालदा को नर्सों ने यही बात कही थी कि आपकी बेटी बहुत खास है। इस वक्त ये मालूम हो गया था कि हमारी बेटी में कुछ खास जरूर है जो वो हम सबसे अलग है। जब जब वो बड़ी होना शुरू हुई तब तक वो ज्यादा बीमार रहने लगी और फिर एक वक्त ऐसा आया जब वो मौत के बहुत करीब थी। तुम जानती हो जिस वक्त मैं उसे उठाकर इस मीर दरबार पर लेकर गया था वो मेरी आखिरी उम्मीद थी। इस वक्त डॉक्टर ने कह दिया था कि वो जिंदा नहीं बचेगी। वो हर वक्त बेचैन रहती थी। मुझे आज भी याद है हमने पूरा माह जाग कर गुजारा था उसके साथ। भाई, मगर आप बता तो सकते थे ये सब बातें। आज जो यहाँ से गए तो हमें इस बात का इल्म नहीं था। अगर इल्म होता तो शायद हम उसे बचाने के लिए कुछ तो कर सकते। तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे मेरे भाई। और तैमूर, तुम नहीं जानते कि अगर वहां से वापसी ना लेकर जाता तो वो सच में मर ही जाती। जिस दिन हमने उसका निकाह किया था उस दिन मीर इब्राहिम ने मुझे एक बात कही थी कि अब तुम्हारी बेटी तुम्हारी नहीं, ये हमारी है। इनका कहना था कि अब ये इस दुनिया में ज्यादा नहीं रह सकती। मैं नहीं जानता इनकी दुनिया कैसी है, मगर मैं ये बातें कैसे कह सकता हूँ कि वो इंसान ही है। बाबा, आप मुझे बताएं, क्या इसे वो लेकर आएगा हमारे पास? तैमूर ने जब आपसे सवाल किया तो छोटे बाबा ने भी इसकी तरफ देखा। मीर खानदान खून बहा देता है मगर अपना वादा नहीं तोड़ता। तुम इस बात की फिक्र मत करो। 2 दिन वो इसको हमारे घर इसको ले आएगा। तुम कोई शोर शराबा मत करना वरना हम अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देंगे। सुबह मामूल के मुताबिक सब लोग नाश्ता कर चुके थे। अनाबिया अभी आज इन्हें सब लोगों के दरमियान में बैठी हुई थी और सब लोग उसे आज महल दिखाने वाले थे। जब्बार, आज हम बच्ची को पूरा महल दिखाएंगे। तुमने इसको बता दिया था ना? जी दादी साई, मैंने इनको बता दिया था। सभी नाश्ते के बाद चलते हैं, फिर इनको महल दिखाएंगे। जब्बार ने इन सबको बताया तो इसकी बड़ी लाला भी बोल पड़े। जब्बार, तुम जानते हो कि एक रस्म होना बाकी है। तुम इसे लोगों से मिलवाने नहीं लेकर गए। ये रस्म शादी के अगले दिन ही होती है, मगर तुमने अभी तक पूरी नहीं की। लाला, हम गए थे मगर ये इन सबको देखकर डर गई थी तो हम इसे वापस ले आए। मेरा बच्चा हो, तुम्हें जाना होगा आज ही वलीमे से पहले, वरना वो लोग तुमसे नाराज हो जाएंगे। तुम जानते हो कि हमारे लोग उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं और खसूसन अनाबिया के लिए उन्होंने कितनी उम्मीदें लगाई हुई हैं। आज ही उसे लेकर जाओ। और बेटा, ये हमारा हुक्म है आपके लिए कि वहाँ आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है। वो लोग आपको तहाइफ पेश करेंगे तो आपने खामोशी से लेने हैं। बड़े सरदार ने अनाबिया को हुक्म दिया और उसके सर पर हाथ फेरा। हम जानते हैं बेटा कि आपके लिए ये सब बहुत मुश्किल है, मगर आपको इन सब चीजों के बारे में अब जानना है, क्योंकि आप ना सिर्फ इस घर की बहू हैं बल्कि हमारे कबीले की शहजादी भी हैं। और ये मकाम आज 100 साल बाद किसी लड़की को इस खानदान में मिले का बच्ची को पूरा महल दिखाया जाए। ये और बड़े लाला दोनों उठ गए जबकि जब्बार बैठा रहा। ताज, अपनी शहजादी को तैयार करो, इनकी खुसूसी पोशाक पहना देना। आज इन्हें सफेद रंग का ताज पहनाना, वलीमे के बाद ये नीले रंग का ताज पहनेगी। इनको वैसे ही तैयार करना जैसे एक सफेद शहजादी होती है, समझाई ना? ताज, जो इनके पीछे खड़ी थी, जब्बार के हुक्म पर आगे आई। उसके बाद पर सर हिलाया। जैसा हुक्म मेरे शहजादे। शहजादी, आप आइए हमारे साथ, तब तक हम आपको महल दिखा दे, फिर तैयार हो जाइएगा। इन दोनों के साथ दादी और मलका भी आ गई। मलका जब्बार की वालदा थी। गोहर जब्बार की भाभी भी इनके साथ थी।
سب سے پہلے جبار اسے لے کر نیچے والے پورشن کی طرف آیا جو بے تحاشا بڑا تھا۔ یہ ہمارے محل کا وہ حصہ ہے جہاں ہمارے بادشاہ رہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے والد، ہمارے سردار۔ یہ خوابگاہ ہماری والدہ اور والد کی ہے۔ یہاں بلا ضرورت آنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں۔ اگر آپ نے آنا ہو تو ملکہ کی اجازت لینا ضروری ہوتی ہے۔ جبار نے اسے ایک بے تحاشا خوبصورت خوابگاہ دکھائی۔ کسی گولڈن رنگ کے پردوں اور گولڈن رنگ کے ہی قالین سے تیار کیا گیا تھا۔ یہ اس خوابگاہ نکلے تو کچھ آگے جا کر ایک اور پورشن تھا جس کا دروازہ پچھلی طرف کھلتا تھا۔ یہ بڑے لالا کا یعنی کہ بڑے شہزادے کا پورشن ہے۔ یہاں گوہر اور لالا رہتے ہیں۔ ان کی بیٹیوں کے کمرے ان کے خوابگاہ کے ساتھ ہیں۔ یہ پورشن بھی ایسے ہی بابا کے پورشن کی طرح بنا اجازت نہیں کھلتا۔ یہ جو آگے کی طرف دروازہ نکل رہا ہے اس کے پیچھے محل کا سب سے بڑا حصہ آ رہا ہے۔ نیچے کے پورشن کا یہ دادی صاحب کی خوابگاہ ہے۔ خوابگاہ کے آگے لائن میں بہت سارے کمرے ہیں جہاں پر محل میں آنے والے مہمان یا ہمارے خاندان کے لوگ رہتے ہیں، مگر ابھی ہمارے محل میں اتنے ہی خاندان والے ہیں۔ گوہر انابیہ کو لے کر کچن کی پورشن کی طرف آئی جو اتنا بڑا تھا کہ انابیہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ جبار، اب میں انابیہ کو بتاتی ہوں شہزادی، یہ سب سے خوبصورت حصہ ہے محل کا۔ یہاں پر دن میں غریب لوگوں کے لیے بہت سا کھانا پکتا ہے۔ ہم دن میں اور رات میں کھانا بانٹتے ہیں۔ شہزادی ہونے کے ناطے آپ دن میں 2 یا 3 مرتبہ یہاں آ کر دیکھا کریں گی کہ کھانا بنانا ہے یا نہیں، اور پھر جب لوگوں کو بانٹنا ہوگا تو آپ اپنے ملازموں کے ساتھ باہر کھڑی ہوں گی کہ اس محل میں بسنے والے ہر شہزادے اور شہزادی کی ذمہ داری ہے جب تک اس کے لوگ کھانا کھا لے وہ اپنے حلق سے نوالا نیچے جانے دیتا۔ یہ آگے آنے والا پورشن محل کے لوگوں کے کھانے بنانے کے لیے ہے۔ یہاں پر ہم اکثر آتے ہیں، اپنی پسند کا کھانا بتا جاتے ہیں یا بنا لیتے ہیں۔ ہمارے کچن میں ملازمہ سب سے بڑی ہے، وہ زبیدہ خاتون ہے۔ وہ کھانا آپ کے کمرے تک پہنچائیں گی یا آپ کی ہر فرمائش پوری کریں گی۔ جبار اب انہیں لیے محل دکھا رہا تھا جہاں پر بہت سارے کمرے سامان سمیت خالی تھے، جہاں لوگ نہیں رہتے تھے۔ انابیہ، اب ہم آپ کو نیلے محل کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو ہمارا پورشن ہے۔ ملکہ انابیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اس کے محل میں داخل کروایا جہاں پر اس کے اور جبار کی خوابگاہ تھی۔ والدہ، میں اس کو یہاں کی تمام تاریخ بتا دیتا ہوں۔ شہزادی، یہ نیلا محل پہلے نہیں کھلتا تھا۔ یہ تب بھی کھلتا ہے جب اس خاندان میں ایک نیلے نشان والا شہزادہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ دروازے خود کھل جاتے ہیں ورنہ ان دروازوں کو کھول نہیں سکتا۔ جبار اسے لے کر اپنی خوابگاہ سے آگے آیا جہاں بے تحاشا کمرے تھے۔ یہ ہمارے بچوں کے لیے ہے۔ انابیہ اس کی بات سن کر جھیپ گئی جبکہ ساتھ کھڑی گوہر، ملکہ اور دادی ہنسنے لگی۔ وہ دیکھے سامنے سے ہمیں نوکروں کے کوارٹرز بھی نظر آتے ہیں۔ ہمارے خاص ملازم ہمارے ہی پورشن میں رہتے ہیں۔ تاج آپ کے گارڈ نواز یہاں پر اسی محل میں رہیں گے، نیلے محل۔ انابیہ کی نظر سبز رنگ کی سیڑھیوں پر گڑ گئی جو اس کے پورشن سے نکلتی تھی۔ شہزادے، یہ سیڑھیاں کس طرف جا رہی ہیں اور یہ سبز رنگ بالکل ہیرا لگ رہا ہے۔ انابیہ نے جب اس سے پوچھا تو سب لوگ سبز محل کی طرف دیکھنے لگ گئے جو اس سے بھی اوپر تھا، مگر اس کی ہائٹ زیارت کے بیک سائڈ سے زمین پر لگتی تھی۔ گوہر فوراً بول پڑی، وہ حصہ نیلے محل کی طرح نہیں کھلتا جب تک اس کا شہزادہ پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے قبیلے کی شروعات کرنے والے شہزادے کے ہاتھ پر سبز رنگ کا نشان تھا۔ یہ بات آج سے 800 سال پہلے کی ہے۔ اس کے بعد جو شہزادہ پیدا ہوا اس کے ہاتھ پر نشان تھا مگر مختلف رنگوں کا، اور سب سے زیادہ طاقتور جو نشان رہا وہ نیلا رہا۔ سبز رنگ ابھی تک کسی بھی شہزادے نے نہیں لیا۔ یہ حصہ اسی دن خود بخود کھل جائے گا جس دن 800 سال بعد سبز رنگ کے نشان والا شہزادہ پیدا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس شہزادے کے پیدا ہونے پر قبیلے میں ہر طرف ایک شور گونجے گا، گھڑیاں بج جائیں گی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہزادے کو سب سے بڑے سردار کا رتبہ دیا جائے گا، وہ پیدا ہوتے ہی بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ اس کی شہزادی دوسری دنیا سے ہوگی، نہ وہ بلوچی ہوگی اور نہ وہ ہمارے قبیلے کے۔ سننے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی شہزادی اس کو سن سکے گی اور وہ اسے دیکھ سکے گا۔ ان کی ملاقات خصوصی وقت پر ہوگی۔ انابیہ، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ آپ جانتی ہے کہ شاید ہماری آنے والی اولاد میں سے کوئی ایسا شہزادہ پیدا ہو جو بادشاہ بنے، وہ بھی سبز نشان والا۔
अन्नाबिया का दिल किया कि वो अपना सर पकड़े और रोना शुरू कर दे। आप सबकी बातों ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। मैं अपनी दुनिया छोड़कर यहाँ आई हूँ। अब यहाँ की बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। आप लोगों ने मुझे मजाक समझ लिया है क्या? सब लोग उसकी बात पर ऐसे हंसे जैसे इसने कोई बच्चों वाली बात कर दी हो। हम जानते हैं हमारा बच्चा कि तुम परेशान हो, मगर वक्त के साथ साथ सब कुछ सीख जाओगी। हमारे यहाँ एक कानून हमें बिल्कुल पसंद नहीं कि जब तक शहजादी खुद हमारी पहचान यानी कि हमारी शनाख्त के बारे में जान नहीं जाती तब तक इसे बताया नहीं जाता। ये अब तुम पर मुनहसर है कि तुम कब जानोगी कि हम कौन हैं। ये बात बड़ी सरदारनी यानी कि दादी साहब ने। अनाबिया का दिल किया कि किसी दीवार से अपना सर मारे। मेरा ख्याल है कि अब हमें शहजादी को कमरे में भेज देना चाहिए। हमारे लोगों को हुक्म मिल गया था कि दिन में इनकी शहजादी इनसे मिलने आ रही है। मलका ने बोला तो अनाबिया को लेने ताज आ गई। गोहर आपके साथ जाएंगी, वो आपको तैयार होने में मदद करेंगी। शहजादी जाएं, जल्दी से अच्छा सा तैयार होके आए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जब्बार ने इसका एक हाल प्यार से सहलाया और उसे गोहर और ताज के साथ भेज दिया। ये लोग जब कमरे में आए तो इस वक्त ताज फौरन कपड़ों की अलमारी की तरफ गई। अनाबिया, तुम्हें मालूम है कि हमें नीला और सफेद लिबास बहुत पसंद है। खुसूसन तुम्हारे लिए जो सफेद लिबास और नीला लिबास चुने गए हैं वो बेइंतहा खूबसूरत है। तुम जानती हो वो हमारे इलाके के लोगों ने मिलकर तुम्हारे लिए बनाए हैं। ये लोगों की मोहब्बत है कि उन्होंने अपनी मलका और अपनी शहजादी के लिए इतनी खूबसूरत लिबास तोहफे में भेजे। गोहर अभी बात कर रही थी कि ताज अनाबिया का लिबास उठाकर बाहर आए। ये बेतहाशा खूबसूरत सफेद रंग का लिबास था। इसके सामने वाले हिस्से में खूबसूरत हीरे लगे हुए थे, जबकि ये पोशाक मखमली सफेद कपड़े पर मुश्तमिल थी, मगर इंसानी दुनिया के कपड़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ। उसमें लगे हुए हीरे और जवाहरात ऐसे दिए कि अनाबिया देखकर ही हैरान होगी कि ये इसे पहनेगी कैसे। ये पोशाक बहुत लंबी थी। इसके पीछे भी एक लंबा कपड़ा आता था जिसको उठाने के लिए 3-4 लोग चाहिए थे। इस पोशाक के साथ खूबसूरत सफेद रंग का हिजाब था। उसका कपड़ा इतना मखमली था कि अनाबिया ने कभी जिंदगी में इतना खूबसूरत और मखमली कपड़ा नहीं देखा था। इसके साथ पहनने के लिए अनाबिया के लिए चूड़ियां और खूबसूरत सफेद रंग का ताज था। ताज चमक रहा था। अनाबिया को ऐसा लग रहा था जैसे इससे खुसूसी रोशनी निकल रही हो। शहजादी पोशाक तब्दील करके आए। गोहर ने इसे पोशाक पकड़ाई और ताज उसके साथ भेजा कि उसकी मदद करे इस पोशाक को पहनने में। अनाबिया के साथ ताज उसकी मदद को अंदर गई और 10 मिनट के बाद बाहर निकली तो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि इसकी नीली आंखें सफेद रंग को मात दे रही थी। माशाल्लाह, शहजादी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। आप बैठिए, आपको तैयार करें। ताज ने इसे शीशे के सामने कुर्सी पर बिठाया। गोहर भी इसके साथ ही इसके हाथ में चूड़ियां और अंगूठियां पहना रही थी। ताज ने इसके बालों को जूड़ा बनाया और फिर इसे खूबसूरत हिजाब कराया। सफेद रंग की खूबसूरत मखमली चादर इसके इर्द गिर्द कर दी गई। ये चादर इसकी पूरी कमर से नीचे तक पोशाक को ढांप रही थी। इसे सर पर ताज पहनाने के बाद आखिरी बार गोहर ने देखा। बेइंतहा खूबसूरत। हमें यकीन है कि आज हमारे लोग आपको देखकर बेतहाशा खुश हो जाएंगे। चलिए आए, शहजादी आपके मुंतजिर है। गोहर ने उसे उठाया और बाहर की तरफ चल पड़ी। ताज ने पीछे से उसका लिबास पकड़ रखा था, जबकि गोहर ने उसका एक हाथ थामा हुआ था। ये जैसे ही नीचे सीढ़ियां उतर कर आई, जब्बार उसे देखता ही रह गया। हमारी शहजादी तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। जब्बार आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में थामा। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है शहजादे, हम जा रहे हैं। गोहर ने जब्बार को कहा तो उसने सर को खम दिया, जिसे कह रहा हो कि आप जाएं। उनके जाने के बाद अनाबिया की तरफ मुड़ा, उसके सर पर एक बोसा दिया। चलिए शहजादी, हमारे लोग आपके मुंतजिर हैं। जब्बार अनाबिया के लिए महल से बाहर आया। हारून उसके घोड़े के साथ खड़ा था। इस घोड़े का कद आम घोड़ों से खासा लंबा था। इसका रंग भी सियाह काला था। जब्बार अनाबिया के हाथ थामे उसे आगे ले आया। अनाबिया को घोड़ों से बहुत मोहब्बत थी। उसने पापा और भैया के साथ बहुत बार राइडिंग भी की थी। जब्बार ने उसे कमर से पकड़ा और घोड़े पर बिठा दिया। हम कहाँ जा रहे हैं शहजादे? अपने लोगों के पास ये रस्म होती है कि शादी के फौरन बाद दुल्हा और दुल्हन अपनी रियाया से मिलते हैं और फिर वो अपनी जिंदगी की शुरुआत वहाँ से ही करते हैं। इसकी बात अनाबिया को समझ न आई। उसने पीछे मुड़कर जब्बार को देखा, जिसने जवाब में उसकी नाक शरारत से दबाई। उसमें चमकते हीरे की छोटी सी नथ बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी।
शहजादी, आज हमारी शादी की पहली रात है। आज हम अपने लोगों से मिलने के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी जिंदगी एक शादीशुदा जोड़े जैसी शुरू होगी। हमें यकीन है आपको संभलने का वक्त मिल चुका है। आपका ताज तब ही नीला होगा, उसके नीले होते ही हमारे लोगों की खुशी द्विगुनी होगी, क्योंकि आप हमारी दुनिया का हिस्सा बन जाएंगी। मैं आपकी दुनिया का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहती। मुझे मजबूर मत करें ऐसी दुनिया पर जिसके मकीनों के बारे में मुझे इल्म ही नहीं। मैं ये बात नहीं जानती कि आप लोग इंसान हैं या नहीं। मैं कैसे इस बात को मान लूं कि मैं इस दुनिया का हिस्सा हूँ? दादी जान ने आपको बताया था कि जिस दिन आप हमारी हकीकत जान जाएंगी, आप कभी इस दुनिया से जाना नहीं चाहेंगी। तब तक के लिए आपको इस बात का खुद इल्म होना चाहिए कि आप कौन हैं, आपकी पहचान और अब हमारे कबीले की मलका की हैसियत से है। हम और सवालात के जवाबात नहीं दे सकते। हमें इस वक्त अपने लोगों के पास जाना है और उम्मीद है आप उन्हें देखकर डरेंगी ना गम का इजहार करेंगी। वो अरसे से आपके मुंतजिर है और अगर आपने उनसे बेरुखी बरती तो उनके दिल को ठेस पहुंचेगी जो ना हम बर्दाश्त कर पाएंगे और ना हमारे मासूम लोग। तो क्या आप हमें इस बात की सजा देंगे? हरगिज नहीं शहजादी, हम कौन होते हैं आपको सजा देने वाले। ये हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे लोगों से अच्छा रवैया रखें। एक इंसान का दिल बहुत नरम होता है और हम चाहते हैं कि आप एक रहम करने वाले इंसान हैं। अनाबिया उसकी बात सुनकर सामने देखने लग गई, जबकि जब्बार ने उसके सर पर प्यार दिया और घोड़ा तेज दौड़ाना शुरू कर दिया। इस वक्त तैमूर अपनी बेटी को ले बैठा था। अनाया तैमूर के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो चुकी थी। वहाँ इससे ऐसी ही मोहब्बत कर रही थी जैसे इसका अपना सगा बाप हो। दरवाजे से चौकीदार अंदर आया। ये तैमूर के पास आया, उसे बताया कि बाहर कोई लड़की आई है जो उसे मिलना चाहती है, भेज दे। बाबा, इसे अंदर देखता हूँ कौन है। अंसा मध्यम कदमों से चलती हुई अंदर आई। इस वक्त उसने ब्लू जीन्स पर सुर्ख रंग की कढ़ाई वाला कुर्ता पहन रखा था। गले में दुपट्टा भूल रहा था, जिससे ये बात साहिर थी कि उसे दुपट्टा करना नहीं आता। तैमूर अनाया को उठाए खड़ा हुआ। हेलो, मैं अंसा खान। उसने हाथ आगे किया। उसे देखकर तैमूर ने अपने जहन में ये बात लाना शुरू की कि हो सकता है ये कोई जानने वाली हो, मगर उसके जहन में कोई भी ऐसी बात नहीं जिससे सामने खड़ी लड़की से कोई शनासाई निकल आए। आप कौन? मैं अंसा खान, अनाया खान की खाला हूँ मैं। तैमूर ने उसका मुकम्मल जायजा लिया, क्योंकि उसे अभी तक इस बात का इल्म नहीं था अनाया की कोई खाला भी है। क्योंकि अनाया की वालिदा की वफात पर कोई भी उसे लेने न आया तो उसके वालिद का खानदान इसे ले गया। सॉरी, मगर मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं जानती हूँ आप मुझे नहीं पहचानते। दरअसल मेरी आपी की पसंद की शादी थी, जिसकी वजह से उनसे बाबा ने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। उनकी मरने की खबर भी मुझे 1 माह बाद मिली। मुझे पहले मालूम होता तो मैं अपनी भांजी को ले जाती। मैं अपनी भांजी से मिलना चाहती हूँ। तैमूर ने हाथ में उठाई हुई अनाया को देखा। वो समझ गया कि उसने पहले कभी अनाया को नहीं देखा। इससे मिले, ये है मेरी बेटी और आपकी भांजी। इसने हाथ में उठाई हुई बच्ची की तरफ इशारा किया तो अंसा फौरन उस बच्ची को उठाने के लिए आगे हुई। तैमूर 2 कदम पीछे हो गया। आप इसे हाथ नहीं लगा सकती। इस वक्त कहाँ थी आप जब इसे सबसे ज्यादा आपकी जरूरत थी? पता है ना, मैंने आपको मेरे वालिद ने इसकी वालिदा से तमाम ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। मुझे उम्मीद है आप मुझे मेरी भांजी को ले जाने से नहीं रोकेंगे। ये मेरी बहन की आखिरी निशानी है। तैमूर ने अनाया की तरफ देखा जो इस अजनबी औरत को ही देख रही थी। आपको अपनी बहन की कुछ तो खबर होगी ना? ऐसे तो मुमकिन ही नहीं। मैं आपको अपनी बेटी नहीं दे सकता। अगर आप इससे मिलना चाहती हैं तो 1000 बार आए, मगर अब ये मेरी दस्तरस में है। ये मेरी बेटी है। अब ये एक जाने माने बैरिस्टर हैं आप। उम्मीद है कानून से वाकिफ होंगे। किसी भी बच्चे की कस्टडी के मामले में सबसे पहला हक उसके खूनी रिश्तों का होता है। आपका इससे कोई खूनी रिश्ता नहीं। अंसा ने अपना दुपट्टा अपने शाने पर दुरुस्त किया और बड़े ठहरे हुए लहजे में ये बात कही। मोहतरमा, आपके इत्तला के लिए अर्ज है, जो रिश्तेदार इसकी माँ के होते हुए से ताल्लुक तोड़ चुके थे उन्हें कभी कानून इसकी जिम्मेदारी नहीं देगा। ऐसा कुछ है भी तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इसके दादा मुझे इसकी कस्टडी दे चुके हैं। अब आप इस पर कोई हक नहीं। इंसा इसकी बातें सुनकर सख्त गुस्से में आ गई। आपको किसने हक दिया कि आप मुझसे मेरी बहन की आखिरी निशानी छीन ले? मुझे किसी ने हक नहीं दिया मोहतरमा, मगर अब ये बच्ची मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी के लिए लड़ना अच्छे से जानता हूँ। आप इससे मुलाकात चाहती हैं तो मेरी तरफ से मुकम्मल इजाज़त है, मगर अगर आप इसको मुझसे लेना चाहती हैं तो कोर्ट से जाकर राब्ता कीजिए।
हमारी अगली मुलाकात कोर्ट में होगी। तैमूर ये कहकर चला गया, जबकि पीछे अंसा इसके रवैये पर बहुत ज्यादा तेज में आ गई। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं, अब हमारी मुलाकात कोर्ट में ही होगी। खूबसूरत सफेद रंग की बस्ती में दाखिल होते ही घोड़ा अपनी रफ्तार कम कर चुका था। अनाबिया जहाँ जहाँ देख रही थी लोग खड़े हुए थे, मगर इन लोगों में बहुत सारे लोग इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। कुछ के पैरों की 4 उंगलियां थी, जबकि कुछ के हाथों की 4 उंगलियां थी। जब्बार ने इस पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी, जिसे उसे कहना चाह रहा हो कि डरो नहीं। घोड़ा उन लोगों के दरमियान से गुजरा तो उन पर खूबसूरत सफेद और नीले रंग के फूलों की बारिश होना शुरू हो गई। हर तरफ खूबसूरत नीली रोशनी फैलना शुरू हो गई। जब्बार ने अनाबिया का हाथ उठाया और ऊपर किया, जैसे ये लोगों को बताना चाह रहा हो कि उनकी मलका उनके दरमियान आ चुकी है। इनका घोड़ा दरमियान में रुका, जहाँ पर खूबसूरत सफेद रंग का तख्त लगा हुआ था, जिस पर 2 लोगों के बैठने की जगह थी। घोड़ा जैसे ही रुका, जब्बार घोड़े से उतरा, अपने साथ ही अनाबिया को भी उतारा। कुछ लड़कियां फौरन आई और अनाबिया की पोशाक संभाली। अनाबिया और जब्बार दोनों ने सफेद रंग के ताज पहन रखे थे। इन दोनों के ताज में से खूबसूरत सफेद और नीले रंग की रोशनी जाहिर हो रही थी, मगर अनाबिया के ताज में नीले रंग की रोशनी बहुत मध्यम थी। जब्बार ने उसे बताया था कि ये नीले रंग की रोशनी तब तेज और वाज़ेह होगी जब ये मुकम्मल तौर पर उसकी हो जाएगी। जब्बार उसे लेकर सफेद तख्त पर चढ़ा। इसने अपने साथ ही उसे बिठाया। एक बच्ची भागती हुई आई, उसके हाथ में खूबसूरत नीले रंग के फूल थे। हमारी शहजादी का आना मुबारक हो, अनाबिया ने उसने फूल अनाबिया के आगे पेश किए तो जब्बार ने अनाबिया को फूल लेने को कहा। उसने फूल ले लिए। अब जब्बार अपने लोगों की तरफ मुतवज्जा था। वो तख्त की कुर्सी से उठ चुका था। मेरे लोगों, आज मैं तुम सबको तुम्हारी शहजादी से मिलवाने लाया हूँ। आज मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि ये तुम्हारी शहजादिया है, अनाबिया जब्बार खान। मेरे जीते जी और मेरे मरने के बाद ये तुम्हारी हुक्मरान रहेगी। इनका हुक्म मानना तुम सब पर ऐसे ही लाजिम है जैसे मेरा हुक्म मानना तुम सब पर लाजिम। मेरे तख्त की आज के बाद ये इतनी ही शरीक है जितना मैं खुद। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी शहजादी से बहुत मोहब्बत करेंगे। ये कहते ही जब्बार पीछे आया और अनाबिया के साथ बैठ गया। अनाबिया ने ढोल की आवाज़ सुनी, जिसके बाद लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। जब्बार ने अनाबिया के कान में सरगोशी की। ये सब अपने मलका की आने की खुशी में ढोल बजाकर सबको बता रहे हैं, देख ले आपके लोग आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अनाबिया इसकी बात पर खामोश हो गई। बेतहाशा लोग इसके पास आए। आदमी जब्बार से मिलकर जाते, जबकि औरतें अनाबिया को फूल देती और इसके सामने बहुत अकीदत से सलाम करके जाती। अनाबिया को ये सब एक ख्वाब लगता था। वो ये नहीं जानती थी कि ये सब हकीकत है और इसे इस हकीकत का सामना करना है। तमाम लोगों से मिलने के बाद जब्बार अनाबिया को अपने साथ दोबारा वापस ले जाने के लिए उठाने बढ़ा। इसी लम्हे शेर उसके सामने आया, जो रूप बदलकर इंसान बन गया। शहजादी को इनके गुलाम का सलाम। अरे शेरू, कैसे हो? बिल्कुल ठीक मेरे शहजादे, आज आपने हमारी बस्ती को रोशनी बख्श दी। शहजादी के यहाँ आने से हमारे लोगों को इस बात का यकीन हो चुका है मेरे शहजादे ने अपना वादा पूरा किया। अब हमारी बस्ती बहुत सुकून और आराम से रहेगी। अनाबिया बेसमझी से जब्बार की तरफ देख रही थी, जिसने उसे अपने हिसार में ले लिया था, जबकि शेर उनके सामने खड़ा था। हम शहजादी को उसी मकसद के लिए लाए हैं कि लोग ये बात जान ले कि हम अपने वादे कभी नहीं अधूरे छोड़ते। शहजादे माफ कीजिए मगर एक बहुत अहम हिस्सा है। हम चाहते हैं कि हम वो आपकी गोश गुजार करें। जब्बार ने उसकी बात सुनी और अनाबिया की तरफ देखा, जो इसके हिसार में बिल्कुल खामोश खड़ी थी। तुम बात शुरू करो। आज के बाद तुम लोग जो भी बात करोगे, तुम अपनी शहजादी को भी इससे का इल्म लाना जरूरी है। जैसा हुक्म मेरी प्यारे शहजादे। आप जानते हैं कि इंसान कितने जालिम होते हैं। हमारे रब ने हमारे और इंसानों के दरमियान एक हद बनाई है। जो इस हद को पार करता है वो गुनहगार कहलाता है। इंसान हमें अपने कब्जे में करने के लिए लातादाद कोशिशें कर रहे हैं। मेरे खानदान में से मेरी भांजी को काबू करने के लिए एक आलिम 40 दिन से चिल्ला काट रहा है। शहजादे, हमें डर है कि वो उसे काबू कर लेगा और वो कैदी बन जाएगी सालों के लिए। शेरू तहमिल से ये बात कर रहा था, जबकि अनाबिया उसकी बात सुनकर खौफजदा हो गई। तुम इस अलम का हफ्ता मुझे दो। जब वो तोड़ने की कोशिश करेगा तो हम इससे ऐसी सजा देंगे कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा कि कोई पूछने वाला था। फिक्र हो तुम्हारी भांजी हमारे कबीले की इज्जत है। हम अपनी इज्जत की हिफाजत करना जानते हैं। शहजादे, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अनाबिया ने डरते डरते जब्बार से पूछा, जो उसकी तरफ मुड़ा। शहजादी, हमने आपको बताया था ना कि इंसान बहुत जालिम होते हैं। इनके 2 रूप होते हैं, या तो वो बहुत रहम
دل ہوتے ہیں یا وہ بہت ظالم۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف مظلوم کو ظالم کے ظلم سے بچانا ہے۔ آپ کی دنیا میں کوئی اپنا نہیں، کوئی خون کی پرواہ نہیں کرتا۔ اب کیا کریں گے؟ اس ظالم کو مار دیں گے؟ نہیں شہزادی، ہم اسے عبرت کا نشان بنائیں گے کہ آنے والے لوگ یہ بات جان لیں کہ ہمارے درمیان جو حدود ہیں انہیں کوئی پار نہیں کر سکتا۔ شہزادے اب ہمیں اجازت ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ کل ہمارا ولیمہ ہے، لازمی آنا۔ جیسا حکم میرا شہزادی، سلام۔ یہ کہتے ہی شیرو یہاں سے چلا گیا۔ جبار انابیہ کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ آپ جانتی ہیں شہزادی، آج ہماری ایک ہونے کی رات ہے۔ کیا مطلب شہزادے؟ جبار نے اس کے گال بہت پیار سے سہلائے۔ آپ نے اس رات کے بارے میں تو سنا ہوگا جس دن ایک انسان ایک پاکیزہ بندھن سے اجنبی انسان کو اپنی زندگی کا مالک بنا دیتا ہے۔ آج ہمارے لیے بہت مراد والی رات ہے۔ ہم نے سالوں سے اس رات کا انتظار کیا ہے شہزادی۔ یہ ہمارے ہاں کی روایت ہے کہ آپ نے لوگوں سے ملاقات کے بعد شہزادہ اور شہزادی اپنی زندگی کی شروعات کرتے ہیں۔ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہماری قدر کریں گے، آپ ہماری اجازت کے بغیر کبھی کچھ نہیں کریں گے۔ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت سال ہم نے آپ کا انتظار کیا ہے۔ اب ہمارے انتظار کرنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں۔ آپ بے فکر رہیے شہزادی، آپ ہماری پناہوں میں آ کر اپنے آپ کو بہت محفوظ پائیں گی۔ جبار یہ کہتے ہی اسے اپنے حصار میں مکمل طور پر لیا اور اپنے نیلے اور سفید پر پھیلا دیے۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ جبار نے اسے اٹھایا اور اڑانے لگ گیا جبکہ لوگ نیچے سے انہیں سلام کر رہے تھے۔ محل میں پہنچتے ہی جبار اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ انابیہ جب خوابگاہ میں آئی تو اسے خواب کو پہچاننے میں وقت لگا۔ پورے خوابگاہ سفید اور نیلے پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ بستر پر بھی نیلے پھولوں کی ایک چادر بچھی ہوئی تھی۔ فرش پر جگہ جگہ نیلے اور سفید رنگ کے پھول پڑے ہوئے تھے۔ جبار انابیہ کو اندر لے آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ سامنے شیشے کے دروازے سے باہر کا خوبصورت منظر نظر آ رہا تھا۔ بے انتہا سردی میں بھی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جبار انابیہ کو تھامے باہر آ گیا۔ اس وقت برف جمی ہوئی تھی۔ انابیہ نے دیکھا کہ باہر بھی ہر طرف پھول ہی پھول تھے۔ آنے والے لمحات سے انابیہ شدید گھبرا گئی۔ وہ یہ بات نہیں جانتی تھی کہ جبار انسان ہے یا جن۔ اوپر سے اس وقت جبار کا رویہ جیسا تھا اس کے ساتھ وہ اسے پریشان کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مت پریشان ہو شہزادی، یہ لمحہ آپ کی زندگی میں آنا تھا۔ آپ جانتے ہیں ہم نے اس لمحے کے لیے کتنا انتظار کیا ہے۔ ہم ہمیشہ ہر سال اس مزار پر جایا کرتے تھے کہ آپ اس سال شاید وہاں آ جائیں۔ ہر بار ایک امید ہوتی تھی کہ اس بار میری شہزادی یہاں موجود ہوگی۔ آپ مجھے بتا دیجئے، آپ جن ہیں یا انسان، میں آپ سے ڈرنا نہیں چاہتی۔ میرے لیے یہ سب قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں نا، ایک لڑکی جب اپنا گھر چھوڑتی ہے تو اس پر کیا گزرتی ہے۔ جبار نے اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کے سر سے تاج اتارا۔ اس وقت ان دونوں کا نشان سفید ہو چکا تھا۔ ہمارے ملن کا وقت آ چکا ہے۔ آپ جانتی ہیں یہ نشان تب سفید ہوتا ہے جب شہزادہ اور شہزادی ایک ہو جاتے ہیں۔ بہت سال آپ کے والد کو ہم نے یہ وقت دیا کہ آپ کو آگاہ کر دے۔ یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ یہ جانتے ہوئے کہ ان کی بیٹی ایک دن چلی جائے گی، انہوں نے اپنی بیٹی کو حقیقت سے آگاہ نہ کیا۔ اگر وہ آپ کو آگاہ کر دیتے تو آج حالات مختلف ہوتے۔ آپ کے پاس سوچنے سمجھنے کا وقت بہت ہے میری جان۔ ہمیں آپ کے وجود کی طلب نہیں، مگر ہم آپ سے دور رہنا نہیں چاہتے۔ ہمیں اس بات کو محسوس کر لینے دیجیے کہ آپ ہمارے پاس ہیں۔ ہم آپ کو اپنی پناہ میں کبھی غیر محفوظ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کہتے ہی جبار نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اندر آتے ہوئے اس نے گلاس ڈور بند کیا اور پردے برابر کر دیے۔ انابیہ اس کی باہوں میں چھپی ایک چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ جبار اسے بستر پر لے آیا اور بٹھا دیا۔ جبار نے اس کے ہاتھوں پیروں سے تمام جھولری اتاری۔ انابیہ اس وقت بالکل رو دینے کو تھی۔ جبار اس کے نزدیک آئے، اس کے بال کھولے جو سنہرے تھے۔ میں جب کبھی آپ کو دیکھنے آیا کرتا تھا اور سب سے خوبصورت جو چیز مجھے لگا کرتی تھی وہ آپ کے بال تھی۔ ہمیں آپ کے بال بہت پسند ہے شہزادی۔ یہ کہہ کر جبار نے اس کے بالوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ جبار اس کی پیشانی پر بوسہ دینے کے بعد اس کی آنکھوں کی طرف آیا۔ انابیہ کی آنکھیں لرز رہی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ جبار نے اپنے ہاتھ میں تھام رکھے تھے جبکہ دوسرے ہاتھ سے کمر سے اسے نزدیک کیا ہوا تھا۔ انابیہ اس کی قربت پر سخت گھبرا رہی تھی۔ جبار اس سے الگ ہوا تو انابیہ کو دیکھا۔ انابیہ نیچے دیکھ رہی تھی۔
हमारी आंखों में देखिए शहजादी, हम चाहते हैं कि हमारी कुर्बत का हर लम्हा आपकी आंखों में समा जाए। अनाबिया ने नजर उठाकर देखा तो उसका रोम रोम कांप गया। जब्बार की आंखें सिल्वर रंग की हो चुकी थी, उसकी आंखें गहरी नीली थी, मगर अनाबिया ने जब दोबारा देखा तो ये नीली नहीं गहरी सिल्वर हो चुकी थी। उसकी नजर अपनी कलाई की तरफ पड़ी जो सफेद रोशनी दे रही थी और फिर बिल्कुल मध्यम हो गई। जब्बार का निशान भी ऐसे ही हो गया। यहाँ की हर चीज हमारी कुर्बत की गवाह रहेगी। आप वो पहली औरत हैं जिसे हम ये हक दे रहे हैं कि हमारे नजदीक आए। आप ही वो आखिरी औरत रहेंगी जिसे हम ये हक देंगे। ये कहते ही जब्बार ने उसे बेड पर लटाया और उस पर झुक गया। अनाबिया अपने वजूद पर जब्बार की होठों का लफ्ज महसूस कर रही थी। जब्बार ने उसकी पोशाक की जिप खोली तो अनाबिया ने जब्बार का हाथ थाम लिया। अब फरार का कोई रास्ता नहीं जान। जब्बार, वक्त आ चुका है कि मैं आपको पालू मेरे दिल की मलका, आप सिर्फ हमारी धड़कनें महसूस करें। जब्बार ने उसके कंधे चूमे और कतरा कतरा वो उस पर हावी होने लगा। बर्फबारी जोर से शुरू हो गई। इससे कई गुना ज्यादा शिद्दत जब्बार के लम्स में आ रही थी। वो अनाबिया को ऐसे छू रहा था गोया ये कांच की गुड़िया हो। अनाबिया ने नींद में जाने से पहले जब्बार की आंखें देखी जो वापस नीली हो चुकी थी और उनके निशान भी नीले हो गए थे। शीशे पर पड़े ताज नीले हो चुके थे। सुबह बहुत सुहानी थी। बर्फबारी का सिलसिला अब भी जारी था, मगर वक्फे वक्फे से। कमरे में इस वक्त सर्दी का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। सफेद कंबल में सोई हुई अनाबिया बहुत गहरी नींद में थी। जब्बार की आंख खुली तो उसने गर्दन मोड़कर बाहर देखा। सुबह कब की हो चुकी थी। आज हमें देर हो गई हमारी शहजादी। उम्मीद है सबने नाश्ता कर लिया होगा, हमारा इंतजार नहीं किया होगा। ये अनाबिया की तरफ देखने लग गया तो उसके सीने से लगी हुई थी। सख्त सर्दी होने की वजह से अनाबिया ने उसके गिर्द अपने बाजू फैलाए रखे थे जैसे इसके लिए कंबल हो। मेरी शहजादी, यहाँ तो ऐसे ही सर्दी रहती है, सिर्फ 2 माह ही गर्मी आती है। आप न जाने सर्दी कैसे बर्दाश्त करेंगी, मगर हम हैं ना, हम आपको कभी भी सर्दी लगने ही नहीं देंगे। जब्बार उसके कान की लो चूमता उसे और जोर से थामता बोला। अनाबिया की आंख उसके जगाने से खुली। मेरी शहजादी उठ जाइए, आज हमारा वलीमा होगा जहाँ, फिर हम आपके वालिद की तरफ जाएंगे। अनाबिया इसकी बात पर आंखें तो खोल चुकी थी, मगर इससे सख्त शर्म आ रही थी। अनाबिया ने रुख मोड़ा तो जब्बार ने उसका रुख दोबारा अपनी तरफ किया। हमसे शर्माना क्या शहजादी, अब तो आप हर तरह से हमारी हैं, आप पर अब सिर्फ हमारा हक है। जब्बार ने शरारत से उसकी नाक दबाई। मत तंग करे शहजादी। अच्छा, अब हम आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे। आप हमसे एक वादा कीजिए शहजादी, हमारी वालिद के पास हमें आपको कुछ दिन रहने देंगे। शहजादी, हमने आपको पहले भी बताया था कि अब आप वहाँ जा तो सकती हैं, मगर ज्यादा दिन रह नहीं सकती। हमें वहाँ एक दिन का काम है, हम वहाँ एक दिन ही रुक सकते हैं, ज्यादा नहीं। आप अपने वालिद के पास एक दिन रह लीजिएगा, फिर हम अपने महल वापस आएंगे। जब्बार उसकी पेशानी चूमता हुआ वॉशरूम की तरफ चला गया, जबकि अनाबिया को तो इतना सहारा हो गया कि एक दिन के रहने की इजाजत दे रहा है।